बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से, जो अमेरिका वहाँ पे 20 साल तक रहा और उसने क्या क्या अपने अचीवमेंट करने की कोशिश की और अमेरिका की किस पॉलिसी के तहत वो यहाँ पे आया था और उसके क्या मकासद थे, आया कि वो मकासद अपने पूरे कर सका या वहाँ पे भी उसको शिकस्त हुई। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माय नेम इज़ रहमान डुगर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाना चाहूँगा कि जो अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री है, जो लोग अफ़गानियों को जानते हैं तो उनकी स्ट्रगल को जानते हैं और उनके मसल्स को जानते हैं, उनके लिए जो अब की विक्ट्री है अगेंस्ट अमेरिका वो न्यू नहीं है। तो इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ मिलके अलायंस में 80s और 90s के दरमियान इन्होंने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो सोवियत यूनियन को तोड़ा। और उसके बाद जो अमेरिका को जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा कि ये क्रिमिनल माइंड सेट की कंट्री है, तो ये जिससे भी कोई गलत काम करवाते हैं बाद में उसको ये दोबारा उस अपने प्रूफ को या अपने सबूत को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो सोवियत यूनियन की विक्ट्री के बाद अमेरिका दूसरे मुसलमान कंट्रीज़ में जहाँ पे इसको लालच था कि गोल्ड उठा सकते हैं या मुस्लिम कंट्री का जो ब्लॉक बनने जा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा उस डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि मतलब भट्टो के साथ या जो उनका लीबिया का सदर था उसके साथ क्या, कर्नल कज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ या सदाम हुसैन के साथ इन्होंने क्या किया। तो बहुत सारे मुसलमान ममालिक को इन्होंने बेदर्दी से, मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करूँगा, मतलब जुल्म व सितम किया और अपनी धाक बिठाई। तो उसी अपने ये जोश और वलवले में अफ़गानिस्तान में भी चढ़ दौड़े। तो अफ़गानिस्तान की मिट्टी का इनको अंदाज़ा नहीं था कि वो कितने मतलब फ्रीडम फाइटर टाइप के वो लोग हैं और वो इतनी जल्दी शिकस्त को तस्लीम करने वाले नहीं। तो स्टार्ट ये होती है कहानी 2001 में 9/11 का जो वाक़या है, आप लोगों को याद होगा। उसमें इनके जो ट्विन्स टावर थे उसमें 2 जहाज़ आके टकराते हैं, जिसमें आलमोस्ट कोई 3000 के करीब कैजुअलिटीज़ होती हैं, डेथ्स होती हैं और इंजरीज़ होती हैं। तो 9/11 के बाद वेरी नेक्स्ट डे जो इनका उस टाइम का प्रेसिडेंट था जॉर्ज बुश, वो अपनी नेशन से ख़िताब करता है और वो कहता है कि जी इसके पीछे तालिबान का हाथ है और तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में है, बिन लादेन इनके पीछे, ओसामा बिन लादेन इसके पीछे है, तो हम लोग उसको पकड़ने जा रहे हैं और इनको हम लोग सबक सिखा के वापस आएंगे। और बड़े हाई नोट के साथ इन्होंने नेटो फोर्सेस को साथ लिया, बहुत सारी कंट्रीज़ की जो फोर्सेस होती हैं उनको साथ लिया और आके फ़ज़ाई एयर स्ट्राइक अफ़गानिस्तान के ऊपर कर दी। फ़ज़ाई एयर स्ट्राइक जो इन्होंने की, उसके बाद इन्होंने तकरीबन विदिन अ फ्यू डेज़ ये अपने बैरी बेड़े लेके वहाँ पे पहुँच गए। जॉर्ज बुश ने जो अमेरिका का, मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने खुलम खुला ऐलान कर दिया और तालिबान को इन्होंने दहशतगर्द बना दिया कि जी ये दहशतगर्द हैं और हम लोग दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के लिए अफ़गानिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। तो 20 सितंबर 2001 को, जैसा कि मैंने बताया कि तालिबान पर इन्होंने अपना एयर स्ट्राइक सबसे पहले की और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन इन्होंने अपने बैरी बेड़े वहाँ पे पहुँचाकर अपने टैंक्स और ज़मीनी जो आप कह लें कि ज़मीनी हमले भी स्टार्ट कर दिए। तो 19 अक्टूबर को ये अपना ज़मीनी जो आप कह लें कि अटैक है वो सबसे पहले ये मज़ार शरीफ पे करते हैं। मज़ार शरीफ पहला शहर है जिसमें तालिबान को शिकस्त होती है अमेरिकन के हाथों, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता अपना फारवर्ड करते जाते हैं, नए एरियाज़ को अपनी स्ट्रेटजी के तहत काबुल पे अटैक कर देते हैं, कंधार पे अटैक कर देते हैं। इन कंट्रीज़ को और इन सिटीज़ को, सॉरी कंट्रीज़ का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इन सिटीज़ को काबुल, मज़ार शरीफ और कंधार पे और तोरा बोरा पे स्पेशली 6 दिसंबर तक इन्होंने बैक टू बैक अपना फायरिंग और टैंक्स और जेट फाइटर पायलट्स के थ्रू इन्होंने अटैक कर दिया। और उसके बाद ये फिर जो तालिबान की हुकूमत थी उनको ख़त्म करने के बाद ये हामिद करज़ई को लेके आते हैं 22 दिसंबर 2001 को। हामिद करज़ई जो कि अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर किए जाते हैं, उसमें 1 मार्च 2003 में फिर खालिद शेख को इन्होंने नॉमिनेट किया कि इसके सरगना ये भी हैं और अलकायदा में इनका बहुत ज़्यादा असर और रसूख है। तो इन्होंने जो खालिद शेख मोहम्मद हैं इनको पाकिस्तान के शहर पिंडी से इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया, जो कि जब ये अमेरिका ने अटैक किया तब यहाँ पे भी सिविल
गवर्नमेंट नहीं थी तब भी डिक्टेटरशिप यहाँ पे चल रही थी। आप यू कैन से कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर चल रहा था और अमेरिकन ने हमसे हवाई अड्डे लिए। अमेरिकन की डुअल पॉलिसी उस टाइम चल रही थी, वो अफ़गानिस्तान को भी अटैक करना चाह रहे थे और पाकिस्तान को भी साथ साथ डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब 2003 में खालिद शेख को इन्होंने वहाँ से पिंडी से गिरफ़्तार किया, उसके बाद 18 जून 2004 में पहला ड्रोन हमला जो इन्होंने किया पाकिस्तान की सरफस को यूज़ करते हुए वो किया इन्होंने। जो तालिबान का एक कमांडर था नेक मोहम्मद, उसको इन्होंने मारा। ये आप कह लें कि जो हमारी ड्यूंडर लाइन है अफ़गानिस्तान और पेशावर की, इन दोनों के साथ एक एरिया था जहाँ पे इन्होंने स्ट्राइक करके उसको 2004 के अंदर मार के, और इन्होंने कहा कि जी हमें बहुत ज़्यादा इसमें विक्ट्री हासिल हुई है। और उसके बाद हामिद करज़ई पर भी कुछ मिसाइल दागे गए फिर उन तालिबान की तरफ से। फिर टीटीपी का भी एक नाम आना स्टार्ट हुआ, जो थोड़ा बहुत इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को या इस टेररिज्म जो उस टाइम जो कि इनकी तरफ से कहा जाता है कि वो टेररिज्म है, तो ये तो बेसिकली जिहाद कर रहे थे। क्योंकि किसी के ऊपर अगर आप लोग जंग को मुसल्लत कर देंगे तो ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम वो उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा, या सर्वाइवल ऑफ लाइफ है। तो इस चीज़ को इमरान खान साहब ने भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया था। वो बार बार कहते रहे कि इस ख़ित्ते में जंग ना की जाए, इस रीजन में जंग ना की जाए, ये रीजन के भी आप समझ लें कि फ़ायदे में नहीं है, या ग्लोबली भी ये किसी के फ़ायदे में नहीं है। तो इस रीजन के इंटरेस्ट को देखते हुए इमरान खान ने इस चीज़ को बार बार कहा। जब उनको फिर ये कहना शुरू कर दिया कि ये भी तालिबान खान है और इनका भी कोई इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती गईं। तो हामिद करज़ई पर भी फिर उसी टाइम में एक आप समझ लें कि मिसाइल दागा गया जिसमें वो बाल बाल बचे। 9 अक्टूबर 2004 में हामिद करज़ई अफ़गानिस्तान के सदर मुंतखब होते हैं, जिसमें जनरल इलेक्शन होता है और वो हामिद करज़ई को ले आते हैं। फिर उसके बाद 13 मई 2007 को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान फोर्सेस के दरमियान जो ड्यूंडर लाइन है वहाँ पे झड़पें स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके बाद रहील शरीफ का टाइम स्टार्ट होता है और उसके बाद जनरल बाजवा आते हैं, जो कि जियोग्राफिकली जो आप कह लें फेंस है, वो फेंस की फिर डेवलपमेंट स्टार्ट करवा देते हैं। अब आलमोस्ट पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की जो ड्यूंडर लाइन है वहाँ पे जो फेंस का काम है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसको मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। वहाँ पे हमारी फोर्सेज हैं, वहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट सिक्योरिटी है। क्योंकि जो अभी के करंट हालात हैं वो मैं आपसे आगे थोड़ा और डिस्कस करता हूँ। तो उसके बाद होता क्या है, जब ड्रोन हमले स्टार्ट होते हैं, और ड्रोन हमलों में ऑब्वियसली वो अफ़गानिस्तान में तो ऑन ग्राउंड खुद होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी ज़ाहिर बात है फोर्सेस नहीं होती, तो थ्रू ड्रोन्स पाकिस्तान में जिस एरिया में जब चाहते थे वो एयर स्ट्राइक करते थे। उसके बाद फिर मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी का दौर है, उन्होंने भी इनको खुल्लम खुला इजाज़त दी, और ये चीज़ नेशन से थोड़ी समझ लें कि हिडन रखी गई कि फ़ंड्स लिए जा रहे थे और पाकिस्तान की ज़मीन उनको दी जा रही थी कि आप जहाँ चाहें जिस जगह चाहें आप एयर स्ट्राइक करें। तो उससे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें कि बेनज़ीर भुट्टो, उसका भी इल्ज़ाम फिर अल-कायदा पे लगाया गया कि इनकी आपस में लड़ाई हो। तो 1 दिसंबर 2009 में फिर बराक ओबामा 30,000 फ़ौजियों को दोबारा अफ़गानिस्तान में भेजने का ऐलान करते हैं, क्योंकि उनको नज़र आया था, बुश के बाद ओबामा आए, उन्हें नज़र आ रहा था कि हमें वहाँ पे शिकस्त हो रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपनी जो ऑन ग्राउंड फोर्सेस की उनको स्ट्रेंथन करने के लिए और दस्ते भेजे। फिर 2 मई 2011 में इंसिडेंट होता है कि जी एबटाबाद में उसामा बिन लादेन है और रात को वो ऑपरेशन होता है, जिसकी कोई अथेंटिसिटी मेरी नज़र में तो नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप किसी को इतना ज़्यादा आप क्रिमिनल बना दें और वो दहशतगर्द भी है, पूरी दुनिया में आप उसकी हाइप क्रिएट कर दें, और उसके बाद वो आप सडन से कह दें कि हमने पकड़ लिया और मार दिया और पता भी नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं, उसकी कोई लाश या डेड बॉडी वो किसी को दिखाई नहीं जाती। तो इन सारी चीज़ों के बाद 27 मई 2004 को जो अफ़गानिस्तान से 22,000 फ़ौजियों के इनखला का अंदिया दिया उसने, जो अमेरिका का उस वक्त बराक ओबामा प्रेसिडेंट था, उन्होंने कुछ फ़ौजियों को वहाँ से निकाला। फिर 28 दिसंबर 2004 को अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपना ख़त्म करने का ऐलान किया कि हम लोग ये जो अभी करंट हमारी फ़ाइटिंग चल रही है तालिबान के अगेंस्ट, तो वो उसको थोड़ा स्लो डाउन करना चाह रहे थे, और इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने फिर 10,000 फ़ौजियों को और विदड्रॉ किया।
ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़ाइट के बाद उनको भी नज़र आना स्टार्ट हो गया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें रिटेन नहीं कर पाएंगे, तो बेस्ट स्ट्रेटजी इस टाइम यही बनती है कि अपने फ़ौजियों को वहाँ से बुलाएं और उनकी जान भी छुड़ाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई थी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई थी। तो इसके बाद अगर आप कोई भी सेंसिबल कंट्री होगा जिसको नज़र आ रहा होगा कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसका आउटपुट एज सच नहीं आ रहा, तो वो उस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर देता है। फिर 11 जनवरी 2015 को दाश ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में अपनी शाख कायम करने का ऐलान किया। दाश को फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, वो दाश को इन्होंने इराक़ में भी इंट्रोड्यूस करवाया। फिर वो इस्लामिक जो आप समझ लेंगे फ्यूचरिस्टिक हमारी चीज़ है जिसको हम लोग मानते हैं कि वो काले झंडे वाली फ़ौज होगी, इन्होंने वही उनको काला झंडा दिया और वही स्लोगन दिए। तो एक आप लोगों को जो पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत जानते हैं और इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में या इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी होती है उसको थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उनको हिलरी क्लिंटन ने एक इंटरव्यू उसका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें उसने कहा था कि जब सोवियत यूनियन को हम लोगों ने ख़त्म किया था तब हमने ISI के थ्रू और अफ़गानिस्तान को मिला के हमने उनको शिकस्त दी थी। तो उसने यही कहा था कि हम लोगों ने इन पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इनका जो एजेंडा है वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि वो अमेरिकन की ये पॉलिसी है कि वो जिससे कोई काम लें और उसके बाद उनकी ये कोशिश होती है कि उस बंदे या उस कंट्री को फ़ारग कर दें ताकि वो अपना प्रूफ ख़त्म कर दें। तो इन्होंने यही सोचा कि अब आएंगे और आके अपना वो ख़त्म कर देंगे। तो इसी वजह से इन्होंने दाश को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। दाश को बहुत सारी इन्होंने इक्विपमेंट ख़ुद से ही दी, बहुत से ज़्यादा वीडियोज़ का या मटीरियल आप कह लें कि फ़ेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडियाज़ पे पड़ा हुआ है जिसमें जो गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं या इवन के जो वेपन्स यूज़ हो रहे हैं वो भी अमेरिकन हैं। फिर 9 जुलाई 2015 को तालिबान की तस्दीक की कि मुल्ला उमर इंतकाल कर गए हैं। 2013 में अफ़गानिस्तान की तरफ दोबारा आ जाते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। उनकी डेथ की तस्दीक कर दी गई और नया जो अमीर बने उनके तालिबान के मुकर्रर करदा आप समझ लें वो मुल्ला अख्तर मंसूर थे। इनको उन्होंने अपॉइंट किया कि ये लीड करेंगे। और 21 मई 2016 को मुल्ला अख्तर ईरान से पाकिस्तान में दाखिल होते हुए अमरीकी ड्रोन हमले में मार दिए जाते हैं और ये इसको भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री क्लेम करते हैं अमेरिकन के हमें बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। 25 मई 2016 की अगर बात करें तो तालिबान के तीसरे सरबराह को इन्होंने अपॉइंट किया मुलाबत अल्लाह खानज़ादा। इनको तीसरे ये उसामा बिन लादेन के बाद ये तीसरे इनके मुल्ला थे जो इस तंजीम के सरबराह बने। फिर 28 जुलाई 2018 को अमेरिका और तालिबान ने अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ कर दिया। तो ये 2018 से आप समझ लें कि ये सीरियस हो गए थे, इनको समझ आनी स्टार्ट हो गई थी कि हम लोग यहाँ से विक्ट्री हासिल नहीं कर सकते, तो हमें बेहतर है कि अफ़गानिस्तान के साथ अपना मुआहदा दस्तखत कर लेना चाहिए। और ये मुआहदा जो है 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान के दरमियान अफ़गानिस्तान अमन मुआहदे पर दस्तखत होते हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस होती है या ये जो आप कह लें कि मीटिंग होती है वो कतर में होती है। कतर ने भी इसमें अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। और उसके बाद मुआहदे के अहम नुकात जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मई 2021 तक अफ़गानिस्तान से तमाम गैर मुल्की अफवाज का इनखला होगा। तो ये सबसे पहले तालिबान की सबसे पहली डिमांड ये थी कि मई 2021 तक। तो मई आपको पता है गुजर चुका है और अगस्त अभी चल रहा है, तो उसी के हवाले से जो मुआहदे 2-3 दफ़ा इनके हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल इस वजह से रहे हैं कि अमेरिकन का जैसे मैंने बताया वो अपने जो बयान या जो अपनी उनकी स्ट्रेटजी होती है वो बहुत जल्दी से चेंज कर लेते हैं। तो उसके बाद दूसरा मुतालबा इनकी तरफ से आता है कि अफ़गान हुकूमत 5000 तालिबान कैदी रिहा करेगी। और इसके साथ फिर तीसरा मुआहदा है तालिबान को भी 1000 मुगवी रिहा करना होगी जो इन्होंने यरगमाल किए हुए थे जो अमेरिकन स्पोर्ट्स में थे। तो तालिबान को ज़मानत देना होगी कि अफ़गानिस्तान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो अपने ही मुल्क में उनको दहशत गर्द करार दे के और उनको मार के और उनका जानी और माली नुकसान करने के बाद अमेरिकन फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें ये जंग सुलह सफ़ाई से ख़त्म कर लेनी चाहिए। तो इस मायदे में अगर जनवरी 2001 में फिर ट्रंप आते हैं, ट्रंप के बाद बाइडन की हुकूमत आ जाती है अफ़गानिस्तान मायदे पर, उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर दोबारा नज़रसानी करेंगे। तो 14 अप्रैल 2021 को सदर बाइडन 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज का इनखला का ऐलान कर देते हैं और उनकी फ़ौजें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनकी सोच ये थी कि
इनके पास आलमोस्ट 3 लाख से ज़्यादा इन्होंने जो अफ़गान आर्मी के लोग हैं उनको ट्रेंड कर लिया हुआ है, और इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू ये थी कि तालिबान जो है वो 80,000 से लेकर 95,000 तक मैक्सिमम है। तो इन्होंने जो अफ़गानिस्तान की मिलिट्री या पुलिस को इक्विप्ड किया और उनकी ट्रेनिंग की। इस दौरानी में इन्हें लगा कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि फिर इसमें इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी थी, जैसे कि मोदी सरेआम कह चुका हुआ कि हम लोग पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी यूज़ करके आलमोस्ट वो अपने काम जो उनकी मिशन था उसमें आलमोस्ट वो कामयाब होते जा रहे थे। लेकिन फिर इमरान खान आए और उन्होंने आके वो उनकी जो सारी गेम ही थी वो सारी गेम चेंज कर दी। फिर हम लोग चाइना के साथ CPEC के थ्रू और ज़्यादा क्लोज होते गए। चाइना नो डाउट हमारा बेस्ट फ्रेंड है और हमारा बेस्ट नेबरिंग कंट्री है, और उसके बाद जो डिस्टेबलाइजेशन अफ़गानिस्तान में थी उसका फ़ायदा उठाते हुए वो पाकिस्तान में भी अटैक्स करवा रहे थे। जब ग्रे लिस्ट से निकलने की बात आ रही थी तो ग्रे लिस्ट से भी निकलवाने में हम लोग आलमोस्ट उनके जो 27 पॉइंट्स है वो आलमोस्ट हम लोग अचीव कर चुके हुए थे। जस्ट हमारे 1 या 2 पॉइंट से हम लोग पीछे थे। तो उसी टाइम पे लाहौर में बम धमाका करवा के हम लोगों को उस चीज़ से रोका जाता है कि जी इनको ग्रे लिस्ट से ना निकाला जाए, ताकि जो पाबंदियाँ हम लोग पाकिस्तानियों पर हैं वो बरकरार रहें। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डीवैल्यू भी किया जाता है। हम लोगों ने अपनी वैल्यू खुद भी नहीं की, जिसके नताइज हम लोगों को भुगतने भी पड़ते हैं। जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं उनको आइडिया होगा कि पाकिस्तानियों के साथ कौन सा बिहेवियर किया जाता है और अदर कंट्रीज़ के जो विजिटर्स या रेजिडेंट्स हैं उनके साथ क्या बिहेवियर किया जाता है। तो इसमें हमारा कसूर भी है। फिर आपको याद होगा, मुझे वो जनरल हमीद गुल की बात याद आ रही है जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही थी, और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि शायद मैं तो ये बात कह रहा हूँ, मेरे बाद ये कोई बंदा बात ना कहे, कि हम लोगों ने अमेरिकन के साथ मिलके सोवियत यूनियन को शिकस्त दी और अमेरिकन के साथ ही मिलके हम लोगों ने अमेरिकन को शिकस्त दी। तो उसकी बहुत ज़्यादा वाज़ेह मिसाल आप लोगों ने देखी होगी कि कंधार पर और काबुल पर कल इन्होंने तालिबान ने अपना जो कब्ज़ा है वो कर लिया हुआ है, और आलमोस्ट 97% जो एरिया है वो तालिबान की कस्टडी में है, और तालिबान वहाँ पे इस्लामिक लॉ लाना चाह रहे हैं। और वो उनकी बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी ये भी आ रही है, कुछ लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जो तालिबान है उन्होंने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी की, वो 20 साल के लिए बैकफुट पे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। नो डाउट उसमें फिर डैमेजेस भी हुए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो था या वे ऑफ कम्युनिकेशन या इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो अमेरिकन, इंडियन या दूसरे कंट्रीज़ जो वहाँ पे आके अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे या दूसरी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, और पाकिस्तान को साथ साथ डीमोरलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे थे और आइसोलेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे थे। तो उनको सफारती सतह पर और बहुत सारे दूसरे महाजों पर शिकस्त हो रही है। तो इंडियन मीडिया पे आप देख सकते होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें वो नज़र आ रही होंगी कि उनकी चीखें निकल रही हैं। उन चीखें निकलने की वजह भी यही है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, उनका जो आउटपुट आना था, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं निकल पाया। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सारी दुनिया में जो लाइक पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हज़म नहीं हो रही। तो अब अगर हम लोग बात करें अफ़गानिस्तान में, तो उनका झंडा भी लग चुका हुआ है काबुल में, और उनकी जो सदर है उनका भी इंतखाब कर लिया गया है। जो अबूरी हुकूमत है उसको उन्होंने सेलेक्ट आउट कर लिया है। बाकी अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ नेबर कंट्रीज़, हम लोगों को अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए। इस सोशल मीडिया के थ्रू मेरी तो ये इंडियन से भी यही है कि आप भी एक अच्छे नेबर होने का सबूत दें, ना कि आप लोग हर दफ़ा कोई ना कोई डीमोरलाइज करने की या डेंट डालने की पाकिस्तान को कोशिश करते रहें। तो बीइंग अ गुड नेबर, आप अपना पार्ट प्ले करें, हम लोग अपना पार्ट प्ले करें। तो बजाय इस खित्ते में या इस रीजन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बने हुए हैं, और इन जंगों का वर्ल्ड वार 2 का डिस्कस कर लें, वर्ल्ड वार 1 को डिस्कस कर लें, या किसी भी वॉर को डिस्कस कर लें, एट द एंड ऑफ द आपको टेबल टॉक ही करनी पड़नी है, आपको मुआहदे ही करने पड़ने हैं, आपको एक दूसरे का जो स्टांस है या जो विजन मिशन है वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या टेबल टॉक से ही डिस्कस होगा। तो वॉर उसका सलूशन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि PM इमरान खान काफ़ी दफ़ा ये कह चुके हुए हैं कि इसका थ्रू रिलेशन और थ्रू वॉर इसका कोई रिज़ल्ट आपको निकलने वाला नहीं है। तो आप टेबल टॉक की तरफ जाएं, डायलॉग करें, और उससे जो फिर मसला
या सोल्यूशन निकल रहा हो उसकी तरफ हम लोग गामजन हों। तो अगर हम लोग, मैं आपको स्पेशली अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका सुपर पावर था, अमेरिका के पास जदीद टेक्नोलॉजी थी, गनशिप हेलीकॉप्टर्स थे, टैंक्स थे, और वो आप समझ लें कि वो उसके पास हर वो चीज़ है जो वो सोचता है या जो वो करना चाह रहा था। और दूसरी तरफ अगर हम लोग उनका कंपैरिजन करें कि वो बीइंग अ मुस्लिम, उनके पास कलमे की ताकत थी, ईमान था, और वो नंगे पाँव मतलब इनसे लड़े हैं, वो खाली हाथ इनसे लड़े हैं। तो जज्बा जो है ना वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। उसकी एग्जांपल ऐसे भी मैं आपको दे देता हूँ कि अमेरिकन ने ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए, और उन्होंने अफ़गानिस्तान के लिए आप समझ लें कि फ़ौज उन्होंने तैयार की, 3 लाख जो फ़ौज उन्होंने तैयार की थी। उनका ज़हन यही था कि हम लोग तो यहाँ पे, क्योंकि उन टैक्स पेयर का पैसा है, उन्हें भी वहाँ पे वापस जाके जवाब देना होता है कि आपने इस कंट्री में इतना इन्वेस्ट किया है और उसकी आउटपुट क्या है। तो इन्वेस्टमेंट के बावजूद उनको जब आउटपुट नहीं नज़र आ रही थी तो फिर उन्होंने ये सोचा कि हम लोग लोकल हायरिंग करके एक फ़ौज बना के देते हैं जो हमारे बाद इनसे लड़ती रहेगी। लेकिन चूँकि वो भी अफ़गानी है और उनका भी वही ईमान, उनका भी वही है, वो भी मुसलमान है, तो उन्हें भी ये समझ आई कि जब अमेरिकन यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए हैं तो वो अपने ही भाइयों के साथ क्यों लड़े। तो बड़े स्मूथ तरीके से विदाउट एनी कैजुअलिटी, कुछ हुई होंगी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन कुछ हुई होंगी, लेकिन बहुत स्मूथ तरीके से इन्होंने जो अपना कंट्रोल है वो वापस लिया है और उन्होंने सरेंडर किया है, और उन्होंने अपने वेपन, आप समझ लें कि अब अफ़गानिस्तान के पास वो वेल इक्विप्ड हैं, उनके पास हैवी गन मशीनरीज़ हैं, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं। और अगर आप लोग पेशावर वाली साइड पे जाएँ तो इवन कि आपको वहाँ पे भी जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उनके यूनिफॉर्म, बैग्स, उनके शूज़ और उनकी गन्स आपको वहाँ पर नज़र आएंगी। तो अफ़गानियों ने ये हाल किया। तो इनकी यहाँ पे केस स्टडी में जहाँ पे मसला है, उनको यही समझ नहीं आई कि वो किस कौम के साथ लड़ने जा रहे हैं। तो अगर वो थोड़ा हिस्ट्री को देख लेते और उस हिसाब से डिसीजन लेते या टेबल टॉक की तरफ चले जाते तो मेरे नज़रिए में ये बेहतर था। तो उम्मीद करता हूँ अफ़गानिस्तान में हालात आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह तरक्की आएगी, और दोनों मुसलमान कंट्रीज़ जो हैं, दोनों ब्रदर कंट्रीज़ जो हैं, तो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे और एक दूसरे के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो के हवाले से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।